लो चैप्टर पूरा, यू आर डन। चलो जी, सुनना ध्यान से। So today we are going to focus on Newton's law of universal law of gravitation। क्या बोल रहा है न्यूटन? तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो कि लॉ क्या है, पहले लॉ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हाउ डज दिस लॉ हेल्प अस टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स जो न्यूटन बात कर रहा था, उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, कैसे एक्सप्लेन कर रहा था। देन वी विल आल्सो ट्राई एंड हैव अ ग्लिम्स कि हाउ डज न्यूटन गेट अ सेंस, ऑल्दो इट वाज प्योरली हिज जीनियस, बट हाउ डिड ही गेट अ सेंस कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बनेगा, राइट? कहाँ से उसको सपना आ गया अचानक से कि फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट दैट विल बी आफ्टर केपलर्स। ठीक, तो आज शुरू करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्यों? बिकॉज इट इज सपोज टू वर्क इन द होल यूनिवर्स, कहीं भी काम करेगा इसलिए यूनिवर्सल। क्या बोलता है, सुनना एकदम ध्यान, सिंपल कहानी एकदम। बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो चीजें हैं जिनके पास मास है, मान लो m1 और m2, और इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी अगर वो r है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वो कहानी, राइट? तो क्या बोला न्यूटन लॉ? सबसे पहला कहानी कि अगर दो चीजों के पास क्या है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ये जो बंदा है ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसा लगेगा, और ये बंदा जो है ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। याद करो, एफबीडी जब हम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं, तो फोर्स जिस पे लगता है उस पे दिखाते हैं कि जो लगाता है उस पे दिखाते हैं, जिस पे लगता है ना जी? तो ये वाला फोर्स इस पे लगा, ये वाला फोर्स इस पे लगा, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इसका नाम होगा फोर्स ऑन, ये बात हम ऑलरेडी जानते। थर्ड लॉ बोल रहा था कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो कि हो भी रहा है, बट ये कौन सा लॉ बताएगा कि ये फोर्स कितना होगा? क्या ऐसा कोई लॉ है? ऐसा अभी तक कोई, कहाँ है, कहाँ? सेकंड लॉ तो बोलता है कि अगर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सेकंड लॉ ये नहीं बोलता कि फोर्स कितना लगेगा, राइट? अभी तक कोई लॉ नहीं था। फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, कि अगर फोर्स नहीं लगा तो बॉडी का स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी जिस स्ट्रेट लाइन में चल रहा था उसी स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर फोर्स लगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अगर तुम मुझे फोर्स बता दो और मास बता दो, मैं एक्सेलरेशन बता दूंगा। तीसरा लॉ बोलता है कि जो फोर्स लगता है, दोनों बॉडी, अगर दो बॉडी आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो द फोर्सेज आर इक्वल एंड, बट ये फोर्स कितना है अभी तक इसकी चर्चा इसने नहीं। अब जो लॉ है, ये जो लॉ है ये बता रहा है कि अगर दो बॉडी है जिनके पास मास है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? यानी कि ये दोनों एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचेंगे, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। हमेशा फोर्सेस अट्रैक्टिव ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो मैग्नेट ले लो, तो मैग्नेट में फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, यही बोल रहा है वो पॉइंट, ठीक, कि हमेशा दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अब सवाल है कि कितने से खींचेंगे। तो ये लॉ बोलता है कि द फोर्स, सुनना ध्यान से, वेरी गुड, वेरी केयरफुली, द फोर्स, ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट? यानी कि इस बॉडी का जो भी मास है और इस बॉडी का जो भी मास है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर आएगा, जो फोर्स है, ये इससे प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये दोनों, ये प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा ये फोर्स भी उतना ही बड़ा होगा, उसी रेशियो में बड़ा होगा। एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस मतलब 1/r स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूं, चलो पहले मैं दोनों को जोड़ता हूं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसका मतलब समझेंगे क्या है, इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो इसका मतलब ये आएगा। और अगर मुझे इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वल टू लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा। इस कांस्टेंट को नाम दिया गया g,
तो Gm1m2 by r square, very very important and very very famous equation. If you look at the beauty of this equation, सोचो टोटल 1 2 3 4 5 लेटर है, एक इक्वल टू साइन है, लेफ्ट साइड में एक लेटर है, राइट साइड में 4 लेटर है, और ये तुम्हें बता सकता है, अगर इसको पूरी गहराई से समझ लो तो ये बता सकता है तुम्हें कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। हर चीज जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब चलेगा, कब रुकेगा, रुकेगा तो नहीं लेकिन कहाँ दिखेगा, सब कुछ यही बता देगा। इफ यू अंडरस्टैंड, right? So the full understanding of this law will take a lot of higher studies, but अभी हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे कि इस लॉ का मतलब क्या बता है। ठीक, तो दो चीजें क्या पढ़ ली हमने, एक उसका द नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव, और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 and m2, the product of mass m1 and m2, it is inversely proportional to r square, and therefore अगर मैं इक्वेट करना चाहूं तो एक इक्वालिटी का कांस्टेंट बताना पड़ेगा, इस कांस्टेंट का नाम दिया गया g, और इस g को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Now, before I get into the explanation of the force, थोड़ा सा पहले G के बारे में समझ लेते हैं। G जो है इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, राइट? सो लिख लो, G was experimentally determined and the value was found to be 6.67 multiplied by 10 to the power minus 11। बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, 6.67 into 10 to the power minus 11। Now we have to determine the unit of G। यूनिट ऑफ G, किसी भी चीज का यूनिट कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मान लो, सुनना ध्यान से इधर, अगर मान लो तुम्हें बोला गया कि स्पीड का यूनिट बताओ, तो कैसे बताओगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर, बट कैसे निकाले ये चीज, हाउ डिड यू कम टू नो कि मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय, तो डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है, यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज का यूनिट चाहिए तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अरे सही है ना जी, फॉर्मूला पता होगा तो यूनिट पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं फोर्स का यूनिट कितना है, अगर मैं फोर्स का यूनिट पूछूं तो फोर्स का यूनिट निकालने के लिए तुम क्या बोलोगे कि फोर्स का फॉर्मूला बता दो, और फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला, मास का यूनिट होता है केजी, इसका होता है मीटर पर सेकंड पर, इसीलिए फोर्स का यूनिट इज केजी मीटर पर, और इसी को कहा गया, याद है कुछ की बातें। अब हम इसी अप्रोच से वी विल ट्राई एंड डिटरमाइन द यूनिट ऑफ जी। तो हमारे पास, डू यू नो एनी फॉर्मूला जिसमें जी आता है, डू यू नो एनी फॉर्मूला जिसमें जी आता है, कोई भी फॉर्मूला तो पता है जिसमें जी आता है, अपने किताब में देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, F इक्वल टू, अभी अभी लिखा है ना जी, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय, वी नीड ओनली वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी अगर हमारे पास है तो हमारा काम बन जाए। नाउ आई वांट टू मेक G द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाना था, जैसे मान लो मैं बोलूं xy इक्वल टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू k बाय, इसको कहते हैं x को सब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है उसको सिर्फ लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको, क्या तुम जी को सब्जेक्ट बना सकते हो, बनाओ जी को सब्जेक्ट, मेक जी द सब्जेक्ट, जी को सब्जेक्ट बनाओ।
बोलो क्या आता है? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, है ना जी। चलो, एफ का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, मीटर होता है जी, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास का यूनिट, फिर से मास है, मास का यूनिट तो डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी टू द पावर -2, तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ। क्लियर है? कैसे निकाला गया ये? यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। कैवेंडिश करके बंदा था, उसने निकाला। कैवेंडिश। You know the tragedy of G? Tragedy of this number G, 6.6 × 10⁻11। ये लॉ किसका है? Newton died before Cavendish experimentally determined this. So Newton gave this law, but he died without knowing the value of G. निकला गया। सोचो, आत्मा को शांति नहीं मिली होगी बेचारा। So let us get a feeling of Newton's law। क्या बोल रहा है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? समझो इस बात। F इक्वल टू G m1 m2 by r। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक मास m1 एक मास m2। Let us take the case of some planetary masses। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं, अगर किसका दिया होगा तो let's say like mass of earth 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। ये अर्थ का मास 6 into 10 to the power 24 kilogram, and mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kilogram। ठीक है, लिख लो, सवाल लिख लो। The mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kilogram, the mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kilogram। If the distance between the earth and moon is 3.84, if the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers, then calculate the force exerted by the earth on the moon। Calculate the force exerted by the earth on the moon। पहले बात को समझो, मेरे छोटे छोटे चीजों को क्लियर करते चलते हैं, ताकि सेकंड चैप्टर जो है वो हवा ना हो जाए थर्ड चैप्टर के चक्कर में। मान लो ये अर्थ है, मान लो ये मून है, छोटू सा, अर्थ के सामने छोटू सा, राइट। इफ यू सी, इट इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर मैसिव, राइट। इसका 10 टू द पावर 24, इसका 10 टू द पावर 22 है, राइट। मतलब अर्थ इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर मैसिव देन, क्योंकि ये नंबर तो ऑलमोस्ट सेम है, 6 और 7.4। ये बात समझ रहे हो? 100 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? जैसे मान लो मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 2 into 10 to the power 3 kg, और एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 2 into 10 to the power 1 kg। तो ये इससे कितना गुना भारी है? इसका एक्चुअल वेट कितना होगा? 2000 किलो, इसका 20 किलो। तो डिवाइड करोगे तो फैक्टर कितना आएगा? 100। अरे सही है ना जी? इसका मतलब ये इससे 100 गुना भारी है।
इसी हिसाब से अगर इसको इससे डिवाइड कर दिए तो 10 टू द पावर 24 है, 10 टू द पावर 22 है, तो डिवाइड करके कितना आएगा? 100 ही तो आएगा। तो अर्थ इज 100 टाइम्स मोर मैसिव देन मून, 100 गुना ज्यादा भारी है अर्थ। हमें बोला गया इसका दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो। सो मेरा जो सवाल था, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मून, छोटू सा, ये 100 गुना ज्यादा भारी है। अपने मन में सवाल, अपने मन में इस सवाल का जवाब देना, हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है और मुंह भी खोलने की जरूरत नहीं। कौन किसको ज्यादा जोर से खींचेगा? सबके मन में जवाब है? अब हाथ उठाओ जिनके मन में जवाब है, बोलो कौन ज्यादा जोर से खींचेगा? मून अर्थ को कि अर्थ मून को? मून अर्थ को? अर्थ मून को। अच्छा, कितने लोग अर्थ मून को? कितने लोग मून अर्थ को? बाकी लोग हवा। इक्वल इक्वल इक्वल, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर मून अर्थ को खींच रहा है कुछ फोर्स से, तो अर्थ भी मून को खींचेगा उसी फोर्स से। सिर्फ चेंज क्या होगा? इसलिए बोल रहा हूँ थर्ड चैप्टर के चक्कर में सेकंड चैप्टर मत भूल जाना, सब रिलेटेड है। तो ये भी इसको खींच रहा है और ये भी इसको खींच रहा है। ये मून पे फोर्स है, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। अभी हम लोग वो फोर्स निकालने वाले हैं। न्यूटन ने एक बड़ा जबरदस्त लॉ दिया जिससे ये फोर्स निकल जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ जब हमें ये पता भी नहीं था, तब भी हमें ये पता है कि ये दोनों जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगने वाला। क्लियर? और अट्रैक्टिव है, यानी कि मून को ये खींच रहा है। तो सोचो अगर खींच रहा होता तो मून आके अर्थ पे क्रैश कर जाना चाहिए था, नहीं कर रहा। उसका रीजन है, बात को समझेंगे बाद में। पहले ये फोर्स निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस फोर्स यूजिंग दिस। तो हमें बोला गया फोर्स इज G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। बोलो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, r है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5। लिखूं कुछ और? ये सारा ऐसा यूनिट में है। अगर ध्यान से देखो तो ये केजी है, ये केजी है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, सब ऐसा यूनिट में। तो अगर सब ऐसा यूनिट में है तो इसको भी ऐसा यूनिट में आना चाहिए। क्या ये ऐसा यूनिट में है? ये किलोमीटर में, हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए? तो 10 टू द पावर 8 मीटर का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। Right? So if you do that calculation, you will get a number. That is the number with which the force with which the moon is attracting the earth and the earth is attracting the moon. Try करो उसको कैलकुलेट करने। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका सुन लो ध्यान से, उसको बात करना। जितने भी नंबर दिख रहे हैं 10 के पावर छोड़ के, उन नंबर को पहले एक साइड कर लो। जैसे पहला दिख रहा है 6.67, फिर है 6, फिर है 7.4, नीचे कौन आ जाएगा? 3.84 दो बार। बाकी जितने 10 के पावर से उनको एक साथ लिख लो। 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8 दो बार हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। अगर मैं इस 10 टू द पावर 16 को ऊपर ले जाना चाहूँ तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -16, ये सब कर चुका ना क्लास 8 में, खत्म हो गया। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो दिस इज इजी बिकॉज दिस इज सिंपली 10 टू द पावर, इनको ऐड कर लो, -11 प्लस 24, चलो 24 प्लस 22 46, 46 माइनस 16 30, 30 माइनस 11 19, आता है ना जी? अरे पावर तो ऐड करना था तुम्हें, अब इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हें आना। निकालो फटाफट, रफली, रफ। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर तो स्कूल में निकालना, मुझे रफ आंसर। कैलकुलेटर किस पास? कैलकुलेटर? हाँ फोन में कर। सब लोग नहीं, बाकी लोग करो, उसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए दे रहा हूँ।
देखो 6 7 42 7.5 है तो 45 हो जाएगा। 45 और 6.5 यानी कि लगभग 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 300 की वॉट है नहीं 30। और नीचे है 10 तो 30 लगभग लगभग 30 आना चाहिए लगभग लगभग। चेक करके मैं बहुत ज्यादा इधर उधर है तो मत बोलना कान में बोलना। क्या जी कितना है? अरे तुम तो करो ना तुम्हें तो करना आता है मल्टीप्लाई डिवाइड। लगभग लगभग हाँ जी 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 3.8 कितना है जी? 20 20 बहुत ज्यादा करोगे। मतलब ठीक है 20 30 विदाउट कैलकुलेटर बट मुझे लगता है 20 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये 3.14 हाँ 3.11 हाँ सॉरी सॉरी 11 हो गया। 3.5 3.14 होता तो 10 होता 3 4 15 के बराबर हाँ सॉरी आएगा 20 के लगभग। मैंने इसको 10 कर लिया था ये 10 नहीं होगा 3.84 इंटू 3.84 कर मेरे को लगता है 14 के लगभग हो जाएगा। डू 3.84 इंटू 3.84 है ना 14 हो जाएगा तो 10 के लगभग मैंने उसको 10 लिया आएगा फिर 20 के लगभग सॉरी जो भी है नंबर कुछ कितना आता है 20 सो इसको मैं अगर 2 कर लूँ तो ये टू द पावर 20 हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20 अच्छा यहाँ पे मेरे पास आंसर हाँ 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन्स फोर्स है तो न्यूटन 10 टू द पावर 20 न्यूटन। फील करो इस फोर्स को 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। फील कर पा रहे हो इस फोर्स को फोर्स कर इस फोर्स को फील कराता हूँ सुनना ध्यान से 1 किलो का वो बाट देखो बाट डंबल नहीं रहे जिससे वेट करते हैं वो लोग तराजू में जो 1 किलो का तुम्हारा सब्जी सब्जी तोलने वाला जो 1 किलो लेता है ना उस 1 किलो कैसे अगर हाथ में पकड़ लो तो तुम्हारे हाथ को जितना फोर्स फील होगा वो है लगभग लगभग 10 न्यूटन। उस 1 किलो से जितना फोर्स तुम्हें फील होगा दैट इज लगभग लगभग 10 न्यूटन एक्चुअली कम है 9.8 न्यूटन से लगभग लगभग 10 न्यूटन। दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन यानी कि एक के बाद कितने शून्य लगाने होंगे तब जाके ये नंबर बनेगा। फील करो इस नंबर को ये 20 जीरो जो लगेगा ना इसको फील करो 7 जीरो लगने पे 1 करोड़ हो जाता है 5 जीरो लगने पे लाख होता है 7 जीरो लगने पे 1 करोड़ होता है 7 और लग गए तो करोड़ करोड़ हो जाएगा तो 14 ही लगे होंगे 7 और लगा देते तो करोड़ 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 हो जाता तब जाके 21 होता ये 20 है। इतना फोर्स से अर्थ मून को खींच रहा है और मून भी अर्थ को क्लियर है। ये फोर्स बहुत छोटा बहुत बड़ा पहले तो कैलकुलेट करना है सिंपल जी m1 m2 r बाई आर स्क्वायर। अब देखो हमने एक 3 पॉइंट लिखा था 3 पॉइंट में मैसिव बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट लिखा था क्या लिखा था when the bodies are massive gravitational forces तुम्हारे सामने क्लियर है। एक और सवाल लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ calculate the force of gravitation due to earth on a ball of mass 1 kg on a ball of mass 1 kg lying on the ground
कंसिडर द रेडियस ऑफ द अर्थ, consider the radius of the earth to be 6.4 into 10 to the power 3 kilometers. रेडियस ऑफ अर्थ आर ही लिख रहा हूं इसको, इज 6.4 into 10 to the power 3 kilometers. हमें किलोमीटर में चाहिए कि मीटर में चाहिए? तो 6.4 into 10 to the power 5 meters. 10 to the power, sorry, 6. Again, whenever I give these numbers, 1 मिनट सांस थाम के इन नंबर्स को जरा निहारना. अर्थ का रेडियस, if you start digging a hole from the surface of the earth, जब उसके सेंटर पे पहुंचोगे तो कितना बड़ा होल बना चुके होगे? 6000 किलोमीटर. नीचे 6000 किलोमीटर गए तो अर्थ का सेंटर मिलेगा. तभी तो रेडियस है. यहाँ से खोदना शुरू किए तो कितने नीचे जाओगे तो रेडियस आएगा, सेंटर आएगा? 6000 किलोमीटर. वहां खुद तो जो दिखता ना इतना डीप है, तो 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, बहुत ज्यादा पुराना जमाना का हो गया, 80 फीट का कुआं दिख जाएगा. बोरवेल जो होता है वो 200 फीट होता है. 200 फीट मतलब 2.5 फीट में लगभग 2.5 फीट में 1 मीटर, लगभग 2.5 फीट में 1 मीटर. तो सोच 80 मीटर गए हैं वो पानी निकालने के लिए. 80 मीटर तो बोलते हैं वाह कितना नीचे. व्हाट इज द मैक्सिमम ओशन डेप्थ? जो हमें पता है, सम 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है ना. कौन सा नाम क्या है? पैसिफिक ओशन है ना, है ना. मरीना ट्रेंच कितना है? 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कुछ है ना. 12 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर. That's the radius of the earth. और मास देखो 10 to the power 24. समझ लो ना, 10 to the power 24 का मतलब वो करोड़ वाला समझना. You cannot even imagine. So now we have this. अब सिचुएशन चेंज हो गया. अब मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, 10 to the power 24, और जो मास ऑफ बॉल है वो छोटा होता है, 1 kg, 1 kg का बॉल. तो अब तो सिचुएशन चेंज है. अब बताओ क्या अर्थ बॉल को खींचेगा कि बॉल अर्थ को खींचेगा कि दोनों को खींचेगा? बट कौन किसको ज्यादा जोर से खींचेगा? अरे भाई साहब 6 into 10 to the power 24 kg और ये 1 kg. बात उसकी कुछ भी मास हो जाए, दोनों को, nobody is going to leave his ground. कितना भी छोटा हो जाए आदमी, लड़ने के लिए आ जाएगा, डंडा निकाल लो मैं भी हूं. फर्क नहीं पड़ता 1 kg, 1 gram, as long as it has mass, it is going to attract the earth with the same force. फोर्स सेम होगा, क्या अलग होगा? एक्सेलरेशन अलग होगा. उसकी बात हम लोग करेंगे आगे. ठीक, चलो लेट्स कैलकुलेट दिस फोर्स. क्या हमें फोर्स कैलकुलेट करना आ गया? चलो निकालो फोर्स. F इक्वल टू, फॉर्मूला इज G इंटू आर स्क्वायर. अच्छा, G इंटू M1 M2, जैसा तुम बोलो. मैं तो अनपढ़ हूं, तुम जैसा बोलो. G M1 M2 बाई वैल्यूज डालो, पुट द वैल्यूज. G is 6.67 into 10 to the power minus 11. ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा. एक मिनट सुन लो. ये दो ऑब्जेक्ट कौन है, या फिर ये दो ऑब्जेक्ट कहां पे है, या इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, इससे इस नंबर पे कोई फर्क. इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये दोनों कौन है, ये दोनों कहां है, और इनके बीच में क्या है, इससे इन पे कोई फर्क. When you study about electricity in next year, you will find, next year नहीं पता चलेगा, 12th में जब पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में भी एक ऐसा ही लॉ है, और उस लॉ में भी ऐसा ही कांस्टेंट है. बट वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ये दोनों के बीच में क्या है.
तो जैसे जैसे बीच में चीज चेंज हो जाएगा वैसे वैसे वो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, इसलिए उस केस में वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब समझ में आया? यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ तो ये जी दिखेगा, हर जगह पे जी का राज है। इट सिंपली मीन्स दैट इट डजंट मैटर कि ये मास कौन है या मास कहाँ पे है या इन मास के बीच में क्या रखा हुआ है, दिस फोर्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रीजन समझो। इसका मतलब है यू कैन नेवर शील्ड ग्रेविटेशन। कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो मान लो कहीं उतर गए, कहीं नीचे कुछ बना दिया कि अब मुझे ग्रेविटी फील नहीं होगा, अर्थ मुझे अब अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ को मुझे अट्रैक्ट करने के लिए बीच में क्या है उससे कोई फर्क। ये नीचे जमीन है, वो लोग अर्थ तो जमीन से, और अर्थ जो खींच रहा था जमीन आ गया, अब तो वो खींच नहीं पाएगा। मान लो लाइट की तरह होता, राइट? अगर ग्रेविटेशन जो लाइट की तरह होता, नीचे से टॉर्च दिखा रहा हो तो दिख रहा है, जैसे ये नीचे कंक्रीट आ गया तो लाइट आना बंद हो गया। वैसे अगर ग्रेविटी होता जिसको कंक्रीट रोक लेता तो तुम नीचे रहते तो ग्रेविटी फील होता, और ऊपर रहते तो वेटलेस फील होता। बट ऐसा नहीं है, ग्रेविटी जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन व्हाट इज इन बिटवीन। ठीक, चलो लेट्स क्विकली कैलकुलेट। 6.67 10 to the power minus 11 मल्टीप्लाइड बाई, इसको याद रखना, ठीक है? दीस आर सम वैल्यूज दैट यू शुड रिमेंबर। 6 into 10 to the power 24 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ याद रखोगे, कभी कभी नहीं देगा डेटा में। सिमिलरली रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर नहीं देगा डेटा में, सो यू शुड रिमेंबर दीस वैल्यूज। चलो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 kg डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा रेडियस क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड द रेडियस? नीचे तो हमें, नीचे क्या चाहिए हमें? नीचे क्या चाहिए? नीचे ये आर स्क्वायर जो ये कौन है? आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सुना ध्यान से, इसके केस में, इसके केस में आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर ये बॉल है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? वो तो ग्राउंड पे ही खड़ा है, तो डिस्टेंस इज 0, ऐसा फील होता है, राइट? बट हम लोग डिस्टेंस इसके सरफेस से नहीं लेते। अर्थ का जब डिस्टेंस लेंगे, किसी भी चीज का जब डिस्टेंस लेंगे उसके सेंटर से लेंगे, तो अर्थ के केस में सेंटर से, और बॉल का भी एक्चुअली सेंटर से लेते हैं, बट बॉल इतना छोटा है कि उसका सेंटर लो या सर्कमफरेंस को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा वही इफेक्टिवली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर? तो दिस विल बी आर स्क्वायर। तो आर के बदले क्या लिख देंगे? आर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 6.4 into 10 to the power 6 का होल। So again same strategy, 6.67 multiplied by 6 multiplied by 1 को तो छोड़ ही दो, multiplied by 10 to the power minus 11 24। इधर से आ जाएगा 6.4 का स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा 10 to the power 6 का स्क्वायर, यानी कि 10 to the power 12, और ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power minus। If you look at this, this is लगभग लगभग 1, लगभग लगभग, मतलब तुम कैलकुलेट कर लो, मुझे लगा लगभग लगभग 1, क्योंकि यहाँ पे 6.6 है, यानी कि ये 6.4 से थोड़ा ज्यादा है, ये 6.4 से थोड़ा कम है, और नीचे 6.4 6.4 ही, राइट? तो ऊपर है 6.4 से थोड़ा ज्यादा, 6.4 से थोड़ा कम, नीचे 6.4 6.4, लगभग लगभग 1 आएगा, लगभग लगभग। चेक करो, मल्टीप्लाई करो, यूज द कैलकुलेटर एंड चेक। मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना सिखा रहा हूँ, देखो एग्जाम में नहीं करना है अप्रोक्सीमेट, बट इन रियल लाइफ यू विल नीड अप्रोक्सीमेशन। Do 6.67 multiplied by 6 and divided by 6.4 6.4 कितना आता है? अप्रोक्सीमेट मत बताओ, तुम तो एग्जैक्ट बताओ ना जी। 0.97, लगभग लगभग 1। तो देख सकते हो बिना कैलकुलेटर के भी हम लोग नजदीक पहुंच सकते, करीब करीब पहुंच सकते। मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 24 23 तो हो जाएगा 1, बिल्कुल 24। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन, एक्चुअली 9.7 की जगह पे 9.979 आया होगा या 8 आया होगा, राइट? सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 द डेसिमल शिफ्ट्स वन प्लेस, लगभग लगभग ये 9.8 होना, 0.98 होना चाहिए, दैट विल बी 9.8।
9.8 न्यूटन, राइट, स्टिल अ डिटेक्टेबल फोर्स। इतना बड़ा फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग जाए तो एक्सेलरेशन होगा। चेक करते हैं। मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg। इस बॉल का मास कितना था? बॉल का मास 1 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्या इस पे एक्सप्रेशन निकाल सकते हो? एक्सप्रेशन कितना आएगा? 9.8 मीटर पर, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन, राइट, दिख जाएगा, स्पीड अप होते हुए दिख जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड पर इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन। तो फोर्स इनफ है डिटेक्ट होने के लिए। फिर से हमारे पॉइंट पे जाओ, हमने एक पॉइंट लिखा था उसी पॉइंट में कि फोर्स को डिटेक्टेबल होने के लिए दोनों बॉडीज का मैसिव होना जरूरी, कि एक बॉडी मैसिव होगा तो भी दिख जाएगा। देखो वहां पे लिखा हुआ है, रीड करो सेंटेंस, कि इवन इफ वन बॉडी इज मैसिव द फोर्स इज डिटेक्टेबल। दिख रहा पॉइंट? सब डेटा के साथ दिखा रहा हूं तुम्हें। तो पहले चांद और अर्थ को लिया, दोनों मैसिव बॉडी, मैसिव फोर्स। फिर ले लिया अर्थ और बॉल, जिसमें एक मैसिव और एक छोटा, तो फोर्स इज स्मॉल बट डिटेक्टेबल। दिख रहा है? क्लियर है? पक्का? नाउ लेट्स डू अ थर्ड काइंड। अभी सिर्फ फोर्स को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और फोर्स को फील कर रहे हैं कि अच्छा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इतना आता है, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो इतना आता है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two balls with masses 10 kg and 20 kg are separated by a distance of 10 centimeter. Two balls of masses 10 kg and 20 kg are separated by a distance of 10 centimeter. Find the gravitational force of attraction. Find the or calculate the gravitational force of attraction between the two balls. Find the gravitational force of attraction between the two balls. By the way, मैं कैलकुलेशन अभी तुम्हें कैलकुलेटर में करने दे रहा हूँ, बट स्कूल में या टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा। सो गेट यूज्ड टू द कैलकुलेशन। और हमेशा कैलकुलेट करने से पहले एक बार रफ कैलकुलेशन करके देखो कि क्या तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना आ रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिक्वायर्ड ट्रिक एट अ लेटर स्टेज, काम आएगा बहुत। तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बिना पेन के कैलकुलेट करने में। कौन किसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा? कौन किसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा? दोनों। इसके बार बार सवाल पूछना, ठीक है, क्योंकि इस सवाल पे जाके बाद में गलती करोगे। इट डजेंट मैटर कि मास कितना है, इट डजेंट मैटर कि कौन है ये मास, अर्थ है, मून है, बॉल है, डजेंट मैटर। डजेंट मैटर कितनी दूरी पे रखा हुआ है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। So force is G m1 m2 by r square. G is 6.67 into 10 to the power minus 11 multiplied by m1. m1 कितना था ये? 10 kg. m2 is 20 kg divided by r square. r is 10 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर में रखना है कि मीटर में रखना है? तो क्या रख दो? 0.1 मीटर का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर, है ना जी? ये तो तुम्हें करना आता है ना। और 0.1 का मतलब है 10 टू द पावर -1। सो नंबर्स अलग कर लो। 6.67, ये 2,
इधर आ जाएगा 10⁻⁻11, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 20 से 2 निकाला तो एक और 10 और डिवाइडेड बाई ये 10⁻⁻1 टू द पावर 2 तो 10⁻², ऊपर चला जाएगा तो 10⁻²। तो ये आ गया लगभग लगभग 13.24, लगभग लगभग क्या है, तो सही हो गया। यस सर, 13.34 इंटू 10⁻⁻11, 1 2 4 -7 आया आया सबका। फोर्स बहुत बड़ा बहुत छोटा, फील करो फोर्स को, लेट्स फील द फोर्स। इसको लगभग लगभग 10 मान सकता हूँ, लगभग लगभग 10, 13 है, मतलब इसके सामने इसकी क्या होगा, तो 13 कुछ भी नहीं, 10⁻⁷ है, 10 मान लो। और हमने बोला था कि 10 न्यूटन फोर्स फील करने के लिए मैं तुम्हें अभी क्या फील कराया था कि वो 1 kg वाला बांट लो और उसको पकड़ो तो कितना फील होगा, उसका उस बाट का कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 10⁻⁻7, 10 करोड़ हिस्सा। अच्छा 1 करोड़ हिस्सा, 10⁻⁷, 1 करोड़ हिस्सा, उस बाट का 1 करोड़ हिस्सा करो, फिर एक हिस्सा उठाओ, तो जो फोर्स फील होगा ये वो फोर्स, कोई फोर्स फील होगा क्या। इसीलिए ये फोर्सेस जब बॉडी छोटे होते हैं तो अनडिटेक्टेबल होते हैं, इनडिटेक्टेबल, कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये चाय यहाँ पे खड़ा है, ऐसा नहीं कि खिसक खिसक के खिसक खिसक के मेरे पास आ गया, राइट। तो तुम बोलोगे इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, राइट, कि अगर सब कुछ को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो चेयर आके यहाँ पे आ गया घटाव से, तुम्हारे इसको किसने खींच लिया, ठा कोई मासूम चलना चाहता, क्योटिक होना चाहता पूरा, सब लोग सबको खींच रहे होते, सब उसका एक जगह जुट हो जाता है, सबको खींच लिया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज द फोर्सेस आर वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। हमारा मास कितना, 10 kg, 20 kg, 100 kg, 1000 kg, 1000 kg ले लो, 1,00,000 kg ले लो, टेक 1,00,000 kg, मतलब टेक अ ट्रेन, राइट, 1,00,000 kg ले लो, 1,00,000 kg भी अगर यहाँ पे डाल दोगे, राइट, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,00,000 से कम होगा, 10⁻⁻2, 1,00,000 भी ले लोगे 10⁻⁻2 आएगा, 10⁻⁻2 उसका 1/100वां हिस्सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो फोर्स फील भी नहीं कर सकते। इसलिए इट वाज इनिशियली वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट जी, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास ही नहीं था, किसको करवाया अट्रैक्ट, राइट, जो फोर्सेज आ रहे हैं वो फोर्स इतना है ही नहीं, उनको करवा दे। सो कैविंडिश डिड अ वेरी स्मार्ट एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश दैट। एनीवेज, तो हमने एक पॉइंट लिखा था कि जब बॉडीज छोटे हो, देखो, when the bodies are small the force is very small and not detectable, कर ही नहीं सकते, 10⁻⁻7, 10⁻⁸ क्या वो सारे पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। अट्रैक्टिव है, बड़े मासेस होंगे तो अट्रैक्ट फोर्स बड़ा होगा, अगर एक बड़ा एक छोटा है तो फोर्स थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन फिर भी डिटेक्टेबल रहेगा, और अगर दोनों बॉडीज छोटे छोटे बॉडीज है तो फोर्स तो है लेकिन डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं। वन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी, देखो, two bodies of mass 1 kg, two bodies of masses 1 kg each, two bodies of masses 1 kg each is kept at a distance of 1 meter, or kept at a separation of 1 meter. Find the force of attraction between the two bodies. Find the force of attraction between the two bodies.
डन। क्या फोर्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन आया? क्या सीखे? क्या सीखे? वो तो ठीक है, सीखे क्या ना, ये नंबर तुम्हें मतलब पहले देखा देखा होना चाहिए। ये कौन है? बट ये कौन है? अभी जो निकला वो कौन है? ये जी नहीं है, ये तो एफ है। यानी कि एफ और जी सेम हो गया। किस केस में? जब मास भी 1 kg था दोनों का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी, यहीं से डेफिनेशन आता है जी का। अब सुनना डेफिनेशन, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन बोलते समझ में नहीं आता, सुने भी होगा स्कूल में, समझ नहीं होगा कि ये जी कहां से आ गया और एफ कहां से आ गया। जी का डेफिनेशन सुनना। जी is numerically equal to, सुना ध्यान से, G is numerically equal to that force, G is numerically equal to that force which is experienced by two bodies of unit mass kept at unit distance. लिखो लिखो पहले, लिखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के बारे में थोड़ा सा। The gravitational constant capital G is thus, इस 10 से बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने इसके पहले वो प्रॉब्लम किया, इज thus numerically equal to the force of gravitation that exists between two bodies of unit mass, ब्रैकेट में लिख लेना मास 1 kg of unit mass kept at a unit distance, kept at a unit distance, ब्रैकेट में लिख लेना 1 meter from each other, from each other, from each other. अब सुनना, फिर से उसी स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा हूं। मान लो तुम्हें किसने बोला, तुम्हें किसने टास्क दे दिया कि जाओ जाके जी का वैल्यू पता करो, ठीक है, जाओ जाके जी का वैल्यू पता करो, एंड यू somehow know you have a tool, some kind of a device जहां पे तुम दो मास के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मेजर कर सकते हो, लेट्स से हाइपोथेटिकली, है ना। और मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने बोला कि बताओ तुम्हें कितना, दो मास कितने कितने का दे दूं तो तुम ये एक्सपेरिमेंट आसानी से कर लो। तो सोचो सबसे आसान एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए क्या होता है कि दो मास लो, कितने कितने का, 1-1 kg का, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखो। तो सोचो जो कैलकुलेशन हुआ अभी तक के 4 कैलकुलेशन तुमने किया है, कौन सा कैलकुलेशन सबसे आसान था ना जी? लास्ट वाला, 1-1 kg डालो, 1-1 मीटर डालो, 1-1 खत्म, जो बच गया वो जी। तो यानी कि एफ का वैल्यू जी के बराबर हो जाता है, एफ का वैल्यू जब मास कितना लिया गया और कितना दूरी में रखा गया, ये लिखा कि G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स, G इज, ये G था ना जी, इतना वैल्यू कौन है? G is numerically equal to the force experienced by two masses of 1 kg kept at a distance of, clear है पक्का, समझिए। Let us now get a feel of the formula थोड़ा सा और।
है ना। हालांकि न्यूमेरिकल अगर फोर्स कैलकुलेट करने बोलेगा तो ये सब कैलकुलेट करने बोलेगा। अब इसको घुमा सकता है, ठीक है, मैं वो सब नेगोशिएट करा नहीं रहा हूँ टाइम पास, बट मुझे बता तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अगर मैं बोलूं कि टू बॉडीज और मैंने कुछ मास दे दिया उनका, ठीक है, आर केप्ट एट एन अननोन डिस्टेंस, two bodies of some mass are kept at an unknown distance, experience a force of, और मैंने दे दिया कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, निकाल लो। अरे फॉर्मूला लगा के सिर्फ आर वेरिएबल हो जाएगा ना जी, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई, तो अगर मैं एफ दे दूं, एम वन दे दूं, एम टू दे दूं और आर निकाल बोलो तो नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना यार। इसमें मान लो मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला वन ऑफ द masses is 10 kg and the distance between the two objects is 10 meters and the force experienced is फलाना न्यूटन, then find the second mass, ये निकाल लोगे। ऐसे कराओ टाइम पास, तुम बोलोगे तो भी नहीं कराओ। मैं चाहता हूं कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल चीज, बेसिक्स, सुनना ध्यान से। ये एक बॉडी मास m1, ये एक बॉडी मास m2। मान लो हमने कैलकुलेट किया, हमने F इक्वल टू जी एम वन एम टू कैलकुलेट किया बाई आर स्क्वायर, जो भी इसके डिस्टेंस था आर, मान लो ये डिस्टेंस अभी आर है, ये हमने कैलकुलेट किया और ये वैल्यू निकल के आया मान लो 100 न्यूटन। लेट्स से तुमने कैलकुलेट किया, कुछ तो जी का वैल्यू डाला, एम का वैल्यू डाला, जो भी जी का वैल्यू और एम का वैल्यू जो भी डाला, आर का वैल्यू डाला, तो आंसर 100 न्यूटन। ऐसा हो सकता है 100 न्यूटन है। तो क्या m1 पे 100 न्यूटन लगे, m1 पे 100 न्यूटन लगे कि m2 पे 100 न्यूटन लगेगा? दोनों पे 100 न्यूटन लगे, राइट। तो m2 पे 100 न्यूटन लगेगा इस तरफ, तो ये जाना चाहेगा उस तरफ, m1 पे भी 100 न्यूटन लगेगा इस तरफ, तो ये जाना चाहेगा इधर। मान लो कि इस m1 को मैं कैपिटल M लिखता हूँ और इस m2 को मैं स्मॉल m लिखता हूँ, तो फॉर्मूला में भी वैसे ही चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल M और स्मॉल m हो जाएगा। और मैंने m2 को पकड़ के रखा हुआ है, राइट, इसको नेल कर दिया, इसको मैंने काटी ठोक दिया, कहीं जाएगा नहीं और m जो है वो चल सकता है, ठीक। मान लो m का वैल्यू है मास इज से 20 kg और इनके बीच का जो दूरी है ये मान लो 10 मीटर। Can you find the acceleration that will be experienced by this mass? Can you find the acceleration that will be experienced by this mass? निकाल सकते हो? बोलो कैसे निकालो? इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। अरे ना यार, मास कितना है? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? कितना आएगा? सो एक्सेलरेशन ऑफ m, छोटा वाला बस, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस पे जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन सेम होगा अलग होगा? इसका एक्सेलरेशन से अगर मान लो मैं काटी हटा दूं, इसका एक्सेलरेशन सेम होगा अलग होगा? मास पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर मास बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन छोटा होगा और मास छोटा होता है एक्सेलरेशन। अब ये दूरी 10 मीटर है, एक्सेलरेशन ये आ गया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी का 0 था, u इज 0, राइट, यानी कि यहाँ पे रुका हुआ था, मैंने धीरे से छोड़ दिया, अब ऐसे चलना शुरू कर दिया। कैन यू फाइंड कि जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द स्मॉल मास m टू रीच द कैपिटल मास m? मेरा सिंपल सवाल है, फॉर्मूला कौन सा लगाओ? हमारे पास 3 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसलिए बोल रहा हूँ सब जुड़े हुए हैं चैप्टर, बोलो मत। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, मैं कुछ फील कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम सॉल्व कर भी नहीं सकते, मैं कुछ फील कराना चाहता हूँ कि ये गलती नहीं हो जाए। बोलो विच फॉर्मूला कैन वी यूज? सेकंड से काम बन जाएगा,
क्योंकि एस पता है, यू पता है, यू तो 0 है, तो ये खत्म हो जाएगा। ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी निकल जाएगा, है ना जी। एस और ए दिया हुआ है, टी निकल जाएगा। कितने लोग समझते हैं इस बात को? Whenever you raise your hand, it should touch the roof, so that I ambiguity नहीं रहे. Whenever you are doing this, then you don't know. मैं certainly बोलूँ आंसर रॉन्ग है तो तुम्हारा। चेंज ओवर इज वेरी सिंपल, राइट? इसमें चेंज नहीं हो सकता। अब क्या कर रहे हो, उनको फंस चुके हैं। चलो, अरे इसमें तो कॉन्फिडेंस हो गया ना, चैप्टर 1 है। अरे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ सर, याद तो है ना तुम्हें? यू कितना है? 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। ए कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। अभी तो निकाला यार, है या नहीं है? निकाल सकते हो आंसर, निकल जाएगा। कितने लोग निकाल लोगे? तुम्हें निकाल सकते हो? तुम्हें निकालना नहीं आएगा? अरे भाई साहब, तुम्हें निकाला नहीं आएगा? एस का वैल्यू 10 डाल के टी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? अरे एस 10 है ना, एस 10 है, ए 5 है, टी नहीं निकाल पाओगे कि निकाल लोगे? शर्मा रहो हाँ बोलने के लिए। निकाल दोगे ना जी सब लोग? सब लोग निकाल दोगे ना? निकाल दो, निकाल दोगे ना सब लोग? गलत। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। बस इतना ही समझाने के लिए, ये सवाल तुम्हें थोड़े करवाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये गलत क्यों है। ये फॉर्मूला कब के लिए ट्रू है? एक्सेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट है क्या? क्या एक्सेशन कांस्टेंट है? क्या एक्सेशन कांस्टेंट है? देखते टेस्ट करते। सोच, ये एक्सेशन कब का है? जब हमने वैल्यूज क्या डाले? एम का कुछ वैल्यू रहा होगा, मान लो कुछ भी केजी रहा होगा, वो डाला। जी का वैल्यू डाला, एम का वैल्यू डाला, और आर कितना डाला था? 10। सो जैसे ही ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो क्या आर वही रहेगा 10 मीटर की आर चेंज हो जाएगा? अगर आर चेंज हुआ तो क्या ये फोर्स सेम रहेगा कि फोर्स भी चेंज हो जाएगा? अगर फोर्स चेंज हुआ तो एक्सेशन सेम रहेगी, वो भी चेंज हो जाएगा। तो एक्सेशन कांस्टेंट ही कि वेरिएबल है? फॉर्मूला नहीं लगने वाला, लिख लो इस बात को। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये जो फोर्स निकलेगा, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस फोर्स, सिर्फ उस समय का फोर्स है। ये सिर्फ इस आर के लिए फोर्स है। जब आर का वैल्यू 10 मीटर है तब के लिए फोर्स निकला हुआ है। आर चेंज, फोर्स चेंज। तो जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा घटेगा। सोच, आर अगर घट रहा है तो फोर्स बढ़ता जाएगा। So the more this object comes near this, the attraction, the force of attraction become more. ये 100 न्यूटन से हो सकता है, 102 हो गया, 104 हो गया, बुखार की तरफ बढ़ता रहेगा। ये बुखार उतरने वाला नहीं, जब तक दोनों मिल न जाए, तब ये बुखार उतर। ठीक, क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है? मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इसका प्रॉब्लम मैं अगले क्लास में कराऊंगा, अभी से फील कर लो। मान लो दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, और इनके बीच की कुछ दूरी है R। इस समय इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोलता हूं फोर्स ओरिजिनल। फिर मैंने क्या किया, मैंने M2 को उठाया, M1 वही था, कि मैं अलग डायग्राम में दिखा रहा हूं, बट M1 वही है। मैंने M2 को उठाया और R R R R और 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 2R दूरी पर रख दिया। पहले दोनों के बीच में कितना दूरी था? R। मैंने फोर्स कैलकुलेट किया तो फोर्स ओरिजिनल आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने M1 को वही छोड़ा और M2 को उठा के 2R पे रख दिया। इनकी दूरी अब 2R हो गई। फोर्स बढ़ेगा घटेगा? फोर्स बढ़ेगा घटेगा? फोर्स बढ़ेगा घटेगा? जल्दी 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 जल्दी, फोर्स बढ़ेगा घटेगा? ये हमें आंसर बताया कौन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा, और सिर्फ इसी तरह से नहीं बल्कि उसके स्क्वायर से घटेगा। विल डू दैट कैलकुलेशन टुमारो, राइट। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स घटेगा, जैसे जैसे दूरी घटाओगे, मान लो मैंने तीसरा केस लिया और इसके बीच में दूरी जो है वो R/2 कर दिया, तो अब फोर्स, मतलब सवाल है कितना बढ़ेगा, मैं आप जवाब दे दे रहा हूं, कल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैंने डिस्टेंस बढ़ाया 2 गुना, तो फोर्स घटेगा 4 गुना, ये R²। वेरी गुड। तो डिस्टेंस बढ़ा 2 गुना तो फोर्स घटेगा, कल कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस घटा, डिस्टेंस आधा हो गया तो फोर्स बढ़ेगा 4 गुना। क्लियर है बात? कल करेंगे।